जय हिंद दोस्तों, मैं मित्र रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज से हम एक टारगेट बैच की शुरुआत करने वाले हैं जो टारगेट करेगा 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम 2023 को। ठीक है ना। आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या फिर आप सीजीएल मतलब कि छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एनसीईआरटी चलती है, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टारगेट होगा मैथ को, और मैथ की एनसीईआरटी सब में सेम होती है। ठीक है ना। तो मैं पहले ये रहेगा कि जितने भी स्टेट हैं उन सबके हम क्वेश्चन इसमें उठाएंगे, उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू सारे स्टेट के उठाएंगे। ठीक है ना। तो बीच बीच में क्वेश्चन सारे आएंगे। मैं एमपी से हूँ तो एमपी के क्वेश्चन मेरे पास पहले से हैं, तो मैं उनको साथ में लेके चलूंगा। ठीक है ना। तो आप दिक्कत नहीं लेना, आप किसी भी बोर्ड से किसी भी स्टेट से, आपके काम की वीडियो रहने वाली है। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा और अच्छे से देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है ना। इसके साथ हम बीबीआई भी करेंगे, तो वो तो हर स्टेट के लिए सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, आज से हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो मैथ का पहला चैप्टर से पहले उठा रहे हैं हम, उसके साथ बाद में चैप्टर वाइज निकालना है। ठीक है ना। हर चैप्टर को क्रमशः करेंगे। ठीक है। तो आगे पीछे करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला वाला देखो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन देखना 2019 में आया, 19 के बाद फिर 22 में आया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, समझ रहे हो बात। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए पीवाईक्यू को ध्यान से करना। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, अपन को पहला क्वेश्चन दिया है 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, उससे क्या फर्क पड़ेगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालने को बोला है तो वो निकालना है। ठीक है ना। तो सीधा ध्यान पे, और क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं उस पर ध्यान देना। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड निकाल के लाने, देखो 6 लिखो, उसको सीधे करो, 2 × 3 तो 3 6। उसके बाद 72 लिखो, 72 को कर लो, पहले 2 से काटो, 36 आएगा, फिर 2 से काटो, 18 आएगा, फिर 2 से काटोगे, 9 आएगा, फिर 3 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे। देखो, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं आराम से। हाँ लिखो, आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल शांति से, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत रहता है। घबराहट के कारण आप कर नहीं पाते वहाँ पे। टाइम परफेक्ट है, बस आराम से और शांति से करना है। ठीक है ना। तो देखो, ऐसे करोगे आप, पहले 2 3 6, 2 6 12 आएगा, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 8 16 आएगा, फिर काटोगे 9 आएगा, और फिर काटोगे 3 से, तो फिर 3 से। ठीक है। ये सॉल्व हो गया। इसको उठा के यहाँ लिख दो। आपको पेपर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको लिखो। ठीक है। इसी प्रकार अपन 1 से 20 को कर लेंगे। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस शांति से और आराम से समझते रहो। ठीक है। करेंगे। देखो, 2 से काटेंगे 60 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 30 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 15 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। आप इसको यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 1-2 सेकंड आगे पीछे होगा, बस इस बात को याद रखना कि पेन कॉपी लेके बैठना दोस्त। इसको बढ़िया फेयर बनाओ, मस्त, क्योंकि जैसे ही बोर्ड एग्जाम, जो एग्जाम आपका पास में आएगा ना, तो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको उठा के देख लेना, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इसी के अंदर आपके। ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ आ गए। अब क्या करना था अपन को, एचसीएफ निकालना था, फिर एलसीएम निकालना था। पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है वो ढूंढना है अपन को। तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो देखो, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 2 का आ रहा है, एक 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इस 2 को लिख लो। फिर कुछ और मैच हो रहा है, हाँ 3 मैच हो रहा है, 3 को लिख लो। अब इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 6। कौन सा है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, कितना है, 6। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6 होगा। अब चलते हैं एलसीएम पे। इसमें बोला जाता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि भाई छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, तीनों का भाग चले जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या अपन को ढूंढनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया उसको एक बार लिख लो, यानी कि 2 लिख लो, 3 लिख लो। अब बचा उसको लिख लो। तो इसमें तो कुछ नहीं बचा। ठीक है। इसमें क्या बचा, इसमें 2 2 के बच गए, 1 3 का बच गया। अब देखो, इसमें मैच हो रहा है क्या, ये यहाँ मैच हो रहे हैं, तो इसको एक बार लिखेंगे, 2 × 2। अब इसमें क्या बच रहा था, 3 बच रहा था, तो 3 लिख लो। इसमें क्या बच रहा था, 5 बच रहा था, 5 लिख लो। ठीक है। बात समझ में आ रही है। ऐसे करेंगे। अब करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दिया आपका हो जाएगा शायद 72। ठीक है। 72 पंचे
आराम से करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 72 इंटू 5 करके देख लो। 5 दूनी 10, हासिल आई 1 7 35, 35 और 1 36, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको उनको 360 मिलेगा। कितना मिलेगा? 360 मिलेगा। यही अपन को करना था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। तो आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 आपने अच्छे से नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। सेम है, बिल्कुल सेम, बस संख्या चेंज हो गई। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस वाले चैप्टर में आपको सिर्फ संख्या चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। प्रोसेस वही का वही रहने वाला है, ठीक है। तो समझते हैं, देखो 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है। इनका बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले निकाल लो 12 का। 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, ठीक है। आप इधर करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो भी आपको समझ में आता है। 15 में देखो 3 से सबसे छोटा भागा है, 3 की संख्या जैसे वो भाग जाएगा, 3 से काटेंगे, फिर बचेगा 5, 5 एकम 5, फिर जाएगा 21 में। तो 21 में भी सबसे पहले 3 से जाएगा, 7 आएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब यहाँ पे निकालना अपने एचसीएफ और फिर निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ के लाने क्या चाहिए? तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक 3 का आ रहा है बस। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 आ गया, बात खत्म। अब एलसीएम पे चलते हैं। तीनों में कॉमन आ रहा था, उसको लिख लिया। अब किसको लिखना है? इस दोनों में, इसमें ये बच रहा है, इसमें ये, इसमें ये। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसके यहाँ पे 3 का भी आ रहा था ना, 3 भी लिख लो, 5, ठीक है, 5, ठीक है। अब इसका कर दो इंटू, आपका एलसीएम मिल जाएगा। कैसे करोगे? इधर से कर लो। 35 दूनी 70, 21 210 और 420, कितना आ रहा है? 420 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 420। बात समझ में आ गई? एक बार और ट्राई कर देख लो। 5 7 35, 35 दूनी 70, ठीक है। 70 दूनी 140, 140 दिया, 140 दिया, मतलब कि 14 दिया 42। बात समझ में आ रही ना? आराम से छोटी छोटी संख्या पकड़ के करोगे तो भी हो जाएगा। आप 2 करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना था, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से नोट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझो, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल मामूली सा अंतर है कि 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञात कर लेंगे अपन। तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि 2 संख्याएं कौन सी? 6 और 20, इनका आपस में गुणा और इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर आ रहा है कि नहीं, इसको अपन को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो लेके चलते हैं अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पहले 6 लिख लो, 6 का निकालो 2 इंटू 3, 20 का निकालो, 2 से काटेंगे 10 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 5 मिलेगा। तो देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एचसीएफ ले लो। एचसीएफ क्या आ रहा है? एचसीएफ एक ही संख्या है कॉमन, तो 2 आ गया एचसीएफ। एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम क्या आएगा? 2 को एक बार लिखेंगे, फिर 1 2 का बच रहा है उसको लिख लेंगे, फिर 3 का लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे 5 का। 5 है 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। हाँ ना बोला कर यार, ठीक है ना, 60। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2, और एलसीएम कितना आ गया? 60, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। कितना आना देखो। अब क्या करना था अपन को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब आगे चलते हैं एचसीएफ एलसीएम में। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणा, तो दोनों संख्याएं लिख लो। 6 इंटू 20, दोनों संख्याओं का गुणा लिख लिया, बराबर का निशान लगाओ। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, एचसीएफ कितना था? 2, एलसीएम कितना था? 60, इनका गुणा। आप करके देखो, 6 दूनी 12 0, 6 दूनी 12 0, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं, इसको लिख देंगे हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हैंस प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट करो फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को समझना, ये थोड़ा डिफरेंट है और इस वाले टॉपिक में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन यही वाले हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम एलसीएफ, इसमें कुछ नहीं है, आराम से हर बच्चा कर लेता है। इसको समझना, क्योंकि जब ये वाले क्वेश्चन बनते हैं ना पेपर में, तो फिर बच्चा फंसता है,
ठीक है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज के साथ है, लैंग्वेज और थोड़ा दिमाग क्लिक करना है। अब समझना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर तुमने परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ी है, चैप्टर स्टार्ट होता है उस टाइम पे पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है ना, तो इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में पहला वीडियो डाला हुआ, उसमें मैंने पढ़ाई है, ठीक है ना, उसमें जाके देखना। तो ये √5 संख्या जितनी होती है उनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे अपन, लेकिन वे बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करो। तो इसको अपन करेंगे विरोधाभास से। किससे करेंगे? विरोधाभास विधि से करेंगे। विरोधाभास कैसा कि अपन इसका विरोध करेंगे अपरिमेय होने के लिए। तो अपरिमेय होने के लिए विरोध करेंगे तो क्या मानेंगे? इसको परिमेय मानेंगे। बस उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो यहां लिखेंगे अपन, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो बचपन से पढ़ते आए हैं क्या कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है। तो इसको मान लेंगे अपन √5 a/b के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे ही बोला जाता है ना, अपवन में होनी चाहिए। बस यहाँ पे a और b क्या है? a और b, a b जो है वो सहअभाज्य हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। ये लिख देना, ये लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बढ़िया, ठीक है। अब समझो इसका क्या कर सकते हैं अपन। तो इसको एक किसमें है? भाग में, इधर आएगी तो गुणा में हो जाएगी। बस लिख दो √5, यहाँ लिखेंगे b a, ठीक है। अब दोनों का क्या करना है? दोनों का करना है अपन को वर्ग। क्या करना है? वर्ग करना है। यहाँ लिखना दोनों, क्योंकि इस रूट हटाना है ना अपन को। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 b इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर a का स्क्वायर कर देंगे। इसको खोलेंगे, क्या आएगा? रूट का रूट में इंटू होगा, 5 बचेगा, b का स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर, ठीक है। यही बचेगा ना अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि जो a स्क्वायर है उसका एक गुणनखंड 5 है और बाकी के गुणनखंड क्या है? b स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड है ये। अगर गुणनखंड है तो इस 5 का भाग चला जाएगा इस वाली संख्या में, चला जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा। तो हाँ लिखेंगे अपन अतः a स्क्वायर 5 से भाज्य है। क्या है? भाज्य है। तो a भी 5 से भाज्य होगी। अब बात को समझो, ये सब भाज्य होगी कि नहीं होगी इसको मैं अभी समझाने वाला हूँ। अभी इसमें एक और चैप्टर, एक और लाइन रह गई, उसको और कर ले रहे हैं, कंप्लीट कर ले रहे हैं। मैं पेन चेंज कर लूँ जिससे समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया, इसको बाद में करेंगे। बस इसको यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि a के फॉर्म में ये, तो a का स्क्वायर अपन को समझ में आ गया कि a 5 से भाज्य है और इसका गुणनखंड b भी है। तो कैसे लिख सकते हैं अपन? ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर, ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या? या ऐसा नहीं लिखोगे तो ऐसा लिख लो कि a जो है वो बराबर है 5 के और साथ में और कोई भी संख्या है c है, और c को मान ले रहा है अपन पूर्णांक। क्या मान ले रहा है? पूर्णांक मान ले रहा है, ठीक है। ऐसा लिख लो। पूर्णांक मतलब कोई सी भी संख्या है, तो a के गुणनखंड है उसमें 5 आएगा और भी संख्याएं आएंगी। वो कौन सी आएंगी उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 5 से मतलब है यहाँ, ठीक है। अब बात समझो, तो ये है। अब a की वैल्यू अपन को दी है, यहाँ दी है a की वैल्यू। a की वैल्यू लिख लो। क्या लिखेंगे? √5 b बराबर 5c। अब फिर से रूट आ गया, रूट आ गया। अब इधर लिख रहा हूँ मैं, फिर से रूट आ गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो √5 b बराबर 5c। ये यहाँ पे रूट आ गया, इसको हटाना है। दोनों ओर क्या करना पड़ेगा? वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों ओर वर्ग कर दो। क्या करना पड़ेगा? वर्ग करेंगे। ऐसे लिखेंगे 5 b का स्क्वायर, यहाँ पे 5 c का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर होगा, 5 बचेगा, b का स्क्वायर बचेगा
यहाँ क्या बचेगा, 25 आएगा, यहाँ सी आएगा। ठीक है, अब ये इसके गुणा में तो इसके भाग में चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा कि नहीं जाएगा भाग में, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर अपॉन 5 से काट दो, 5 25, 5 बचा, क्या बचा अपने पास बचा बी स्क्वायर बराबर 5c अपॉन, कुछ नहीं बचा, ये कट गया, 5c बचा। अब एक बात और समझो, सी का स्क्वायर भी है, ठीक है। अब एक बात समझो कि बी स्क्वायर का जो है वो यहाँ पे समझे थे अपन कि इसका गुणनखंड में 5 आ रहा है, तो बी के में भी, ए के में भी आ रहा था और बी के में भी आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अपन अतः, यहाँ लिख दो अतः बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, तो बी भी 5 से भाज्य होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि ए 5 से भाज्य था और ए भी 5 से भाज्य है, ए भी 5 से भाज्य था और बी भी 5 से भाज्य है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन ने यहाँ पढ़ा था कि ये दोनों संख्याएं वो सहअभाज्य हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याएं वे वाली संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते, या तो वे खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, इसके अलावा वो किसी और से नहीं कटती। पर ये तो 5 से भी कट रही हैं, तो इनके 3 गुणनखंड हो गए, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है ना। बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि ये वाला विरोधाभास लिखेंगे, है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। मतलब कि ये विरोधाभास जो आया है वो किस गलत कल्पना के कारण आया है कि इसने को अपन ने मान लिया था परिमेय संख्या। अतः आप यहाँ पे लिख देना ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय में संख्या है। देखो, देखने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा वीडियो को जूम करना, पॉज करना, आराम से देख लेना। बोर्ड छोटा है, कंटेंट बहुत बड़ा है, बात याद रखना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। देखो क्या हुआ कि अपन ने अपरिमेय संख्या थी, इसको परिमेय सिद्ध करने की कोशिश की, वो गलत निकली। क्यों गलत निकली? क्योंकि ये वाली संख्या तो अपरिमेय है, लास्ट में अपन को वही लिखना पड़ा कि ये वाली संख्या अपरिमेय है। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ या सिद्ध, जो भी आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से नोट हो गया, ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे से नोट करते रहना। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने 3-4 वीडियो इस बैच की देख ली तो फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है। किसी भी टीचर और किसी भी स्टूडेंट के बीच में ट्यूनिंग बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसी ट्यूनिंग बैठ जाती है ना, फिर पढ़ने में मज़ा आता है। तो थोड़ा सब्र और पेशेंस रखना दोस्त, ठीक है ना? जब भी पढ़ने में मज़ा आएगा। और इस बैच को अगर तू पूरा फॉलो कर गया ना भाई, तो मैं तुझसे बोल रहा हूँ तू यहाँ पे जाएगा, दिक्कत मत ले, ठीक है? इसलिए शांति से और सब्र के साथ पढ़ता रहे, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। वही का वही है, कुछ नहीं करना। अपन इसको विरोधाभास से करेंगे, ठीक है? विरोधाभास से करेंगे। किससे करेंगे? विरोधाभास से करेंगे। तो क्या मानेंगे? इसको परिमेय मान ले रहा है, माना 5√3 एक परिमेय, वेरी गुड, परिमेय संख्या है, ठीक है? √5 क्या है? 5√3 एक परिमेय संख्या है, अपन ने ये मान लिया। अगर ये परिमेय है तो किसके बराबर होगी? a/b के बराबर होगी ना। वेरी गुड, 5√3 a/b के बराबर होगी। और a और b क्या है यहाँ? a और b सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है? आगे चलते हैं। ये सहअभाज्य संख्या है। अब देखो इस 5 को इसके गुणा में, तो इसको अगर इसमें भाग में पहुंचा दें, ठीक है? पहुंचा दे रहे हैं, आप बोल रहे हो तो ठीक है। 3 इधर जाएगा, a
5b पहुंच गया। अब मुझे एक बात बताओ कि a और b के फॉर्म में है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी संख्या क्या होती है, पूर्णांक ही होती है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन a/5b, यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो यह परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, पक्का। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये परिमेय है और ये वाली संख्या रूट के अंदर है, और अपन ने बचपन से पढ़ा है कि ये रूट के अंदर वाली संख्या अपरिमेय होती है कि नहीं होती। तो ये अगर अपरिमेय है और ये परिमेय है तो ये विरोधाभास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है ना, क्योंकि कोई भी संख्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक संख्या परिमेय है, एक अपरिमेय है, दोनों बराबर कैसे हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती। तो वो यहीं तो वो टकराव आ रहा है कि ये वाली संख्या तो अपरिमेय है और एक परिमेय है, लेकिन दोनों बराबर आ रही हैं। तो ये विरोधाभास किसकी वजह से हुआ है, हमारी गलत कल्पना की वजह से। अतः स्पष्ट है कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बात समझ में आई। आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जितना अच्छा और जितनी अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लिखना सामने वाले को जस्ट समझ में आए, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ए वाले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर से करके जाना, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम आप आराम से निकाल लोगे, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। इन वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें कब क्या लिखना है अच्छे से करके जाना। मैं इसलिए बिल्कुल स्पष्ट और सटीक वाली टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे टीचर क्या होता है, बहुत लंबा बताते हैं, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ बिल्कुल शॉर्ट और सही वाली, सटीक वाली, जो नंबर पूरा दिलवाए, ऐसे वाले क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, अगले वाले पे चलते हैं। अच्छे से नोट हो गया, क्वेश्चन अच्छा है, समझो। बहुत सबसे ज़्यादा इजी यही वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ बोली है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना, इसके खंड करना है और उनको लिख देना है, ठीक है ना। तो वीडियो को भी पॉज करो और इसको लिखो, ठीक है ना। उसके बाद मैं आगे कर रहा हूँ, आप लोग मिलाना कि आपने सही किया कि नहीं किया, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले 140 इधर लिखोगे, घबराने की बात नहीं है, आराम से ऐसे कर सकते हो आप। 2 से काटोगे, यहाँ 70 मिलेगा, फिर 2 से काटोगे तो 3 6 और 1 बचेगा 5, 2 5 6 10, ठीक है। फिर किससे कटेगी, अब कटेगा क्या, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 किसी से नहीं कटता, 7 एकम 7, ये मिल गया गुणनखंड। तो यहाँ लिखोगे 140, 140 के सामने लिखोगे 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। इतना लिखना है। अब थोड़ी सी दिमाग लगाओ, इसके साथ आपको ये भी लिखना है कि ये 2 संख्या है तो इसको स्क्वायर लिख देंगे, ये 1 ही है तो इसके ऊपर 1 लिख देंगे, 7 1 ही है तो इसके ऊपर 1 लिख देंगे, बस यही आपका आंसर है। इतना करके आना। ये क्वेश्चन अधिकतर ओटी में डायरेक्ट पूछ लेता है कि 140 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, इनमें से कौन से हैं, या फिर डायरेक्ट 2 नंबर में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आने हैं इस बार एमपी बोर्ड के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बस आराम से और प्रोसेस के साथ अपन क्वेश्चनों को समझते चलिए, ठीक है। पूरे एक ही कॉन्सेप्ट आपके इसी बैच में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट करो, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से नोट हो गया, 7 पे चलते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन हो गया, मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन बे रिपीट हो रहे हैं, बस संख्या चेंज हो रही हैं। क्वेश्चन बे रिपीट हो रहे हैं, संख्या चेंज हो रही हैं, वही आप लोगों के साथ भी होना। भैया बोर्ड एग्जाम में फोड़ना, बोर्ड एग्जाम को फोड़ना बहुत ही आसान होता है, बस उसके पैटर्न को समझो और फोड़ डालो, क्योंकि हर सरकार बहुत कुछ देती है आप लोगों को। बोर्ड खुद बोलता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन पढ़ो ना, ऐसे वाले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। देखो 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना, 8 लिख लो, 8 की करो, 2 से काटोगे 4 मिलेगा, फिर 2 से काटोगे 2 मिलेगा, फिर 2 से काट दोगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 9, 9 में तो कुछ होते नहीं है, 3 × 3 होता है भैया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत थी क्या, नहीं थी। 25 पे चलो, 25 में भी कुछ नहीं होता, 5 × 5 होता है, हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, इसका एचसीएफ निकालना है अपन को, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है।
अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मिल रहा है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है इनमें से। कौन सा स्मार्ट बच्चा बताएगा, कौन सा स्मार्ट भाई बताएगा मेरे को। अच्छा ये, हाँ ये वाला बच्चा समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। हाँ वो बोल रहा है कि सर इनमें से एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या बात कर रहा भाई, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसमें क्या होता है, एक। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि एक तो सब में आएगा ना, एक यहाँ भी आ रहा होगा, एक यहाँ भी आ रहा होगा, एक यहाँ भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, एचसीएफ एक आएगा। अब एलसीएम, तो एक को छोड़ के बाकी जितने बच रहे हैं उसको लिख लो, 2 × 2 × 2, फिर लिखो 3 × 3, फिर लिखो 5 × 5। आप कर दो इनका इंटू, कर दें, आराम से कर लो। इधर लिखोगे 8, यहाँ लिखोगे 9, इनका करोगे 25। 2500 को 100 और 25 अट्टे 200, तो यहाँ मिल गया 200, और 200 का 9 में करोगे तो 1800। तो एलसीएम क्या आएगा, 1800 भाई। ये आंसर हो गया आपका, एचसीएफ 1, एलसीएम 1800 हो गया। कर लो, इसको नोट करो फटाफट, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। देखो यहाँ दिया कि अबाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना। सिर्फ एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं दिया इस बार। क्या दिया है, सिर्फ एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं दिया। तो सोचो भाई साहब कि एचसीएफ में तो सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालना, कॉमन फैक्टर निकालना। तो करते हैं, 96 लिखो, 404 लिख लो, घबराओ मत, यहाँ करके दिखा रहा हूँ भाई। हाँ देख लो, 96 का देख लो पहले, तुम लोग तो नेक में डर जाते हो भाई। पहले 2 से काटो, 2 अट्टे, 2 चौके 8, 2 अट्टे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 2 एकम 2। अरे यार बोलते नहीं हो तुम लोग। फिर 2 से काटो 6, 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आएगा, और 3 से काटोगे 1 आएगा। चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं। इसको यहाँ लिख दूँ जब तक मैं, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, उसके बाद 2, 3, 2 5, 3 2 5 × 3, ठीक है। ये 96 का हो गया। अब 404 का करना है, 404 का करो। देखो 404 का करो, 404, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब एक बात बताओ मुझे, या तो तुम ज़्यादा मेहनत करो इसको पूरा सॉल्व कर लो, या फिर यहीं पे दिमाग लगा लो, अपना काम हो जाना है। क्योंकि अपन को ये सब थोड़ी लिखना है, ये सब थोड़ी लिखना है। अपन को सिर्फ ये लिखना है, ये भी नहीं लिखना, अपन को सिर्फ ये लिखना है। क्या निकलना है, एचसीएफ लिखना है, इतना ही लिखना है ना, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 2 × 2 × 101। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, इसमें और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आना है क्या, नहीं आना है। मतलब कॉमन फैक्टर आना था, यहाँ आ चुके हैं, तो 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, 1 2 आ गया। मतलब कि 2 × 2 बराबर की 4। एचसीएफ का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। आप ऐसा करके आओगे ना, पूरा नंबर देगा। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि आपका दिमाग कितना जिंदा है, आप कितने एक्टिव रहते हैं दिमाग को लेके, या गधा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करके आओगे तो वो समझ जाएगा कि रगड़ा बच्चा है, रट के आया है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, मैचिंग करो। अब यहीं पे सॉल्व हो रहा है तो पूरा क्यों करो, ठीक है। तो इसको लिखो, क्वेश्चन 8 अच्छे से नोट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 9 को देखो, क्वेश्चन 9 क्या है, इसको छोड़ना नहीं है दोस्त, इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसका कथन याद करना, उसको अच्छे से रट के याद करना। इधर दिख रहा है आपको, अच्छे से इसको नोट कर लो बढ़िया बकायदा कॉपी में, और अच्छे से याद कर लो, ठीक है। पहली बात तो आपको अब तक याद होना चाहिए था, अगर नहीं किया तो अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद करके रट के जाना, ठीक है ना, क्योंकि इससे ओटी बनती हैं, खालिस्तान बनते हैं, और कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लेता है। किसी 2020 की सप्लीमेंट्री में पूछा है ना, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको आप कर लो, यहाँ से याद कर लो, क्योंकि इसे समझाने वाला कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को समझो, 12, 15 और 21 का अबाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आया था आपका 2020 में मेन परीक्षा में, सप्लीमेंट्री में नहीं। ये वाला सप्लीमेंट्री में आया था, ये वाला सप्लीमेंट्री में नहीं आया, मुख्य परीक्षा होती है ना, उसमें आया था। एक बात बताओ मुझे कि आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया,
2019 में आया था, हमने पीछे कर चुके हैं। बस अंतर ये है कि वहाँ पे हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाले थे, पर उन्होंने 2020 में सिर्फ एचसीएफ पूछ लिया, ठीक है ना, क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पे परीक्षाएं आपको पता है कैसी हुई थी, तो एग्जाम क्वेश्चन भी उन्होंने ऐसे ही दिए थे। तो इसको करते हैं फटाफट, ठीक है ना। एचसीएफ अकेला निकालना है, करके देखते हैं। देखो 12, 15 और 21, तो 12 की निकालोगे 2, फिर 6 आएगा, फिर 2, फिर 3, 15 का 3 × 5, 3 × 7, 21 का, ठीक है। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना है, कॉमन देख लो 3 आ रहा है, एचसीएफ आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको नोट कर लो। आज 10 क्वेश्चन हो गए, एक दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे भी एडिटिंग वगैरह करनी होती है, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है दोस्त, मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।